हेलो बच्चों। तो आज अपने बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जिसका नाम है पॉलीमर। मैं आपको बता दूं कि पॉलीमर जो है ये टॉपिक एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर एनटीपीसी रेलवे, ठीक है, और क्लास 10th के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक साबित होने वाला है। तो इसलिए ध्यान से आप इसको समझ लेना। मैं सारी बातें आज पॉलीमर के बारे में इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो लेट्स एंजॉय दिस टॉपिक। पॉलीमर तो बहुलक जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉलीमर, पोली यानी कि मैरोज, पोली यानी कि बहुत सारी, मैरोज यानी कि मोनोमर्स, बहुत सारी इकाइयां, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर जब एक बहुत बड़े अणु का निर्माण कर देती है तो उसे अपने पॉलीमर कहते हैं। जैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि पॉलीमर अगर बात करें बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां, यदि अपने एक यदि अपने इस तरीके से सर्कल बनाए या एक मान लो अपने चैन बनाने जा रहे हैं, तो चैन जो होती है उसके अंदर कड़ियां लगी होती हैं। मान लो एक कड़ी होगी, दो कड़ी होगी, तीन कड़ी होगी, बहुत सारी कड़ियों को मैं आपस में मिला दूं तो आप जानते हो एक प्रकार की चैन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चैन एक पॉलीमर मानी जाती है, जबकि एक कड़ी इसकी मोनोमर मानी जाती है। मोनोमर एक लक बोलते हैं हिंदी के अंदर इसे, और इसे बोलते हैं बहुलक, इसे चैन बोलते हैं, इसे मोनोमर, इसे पॉलीमर बोलते हैं। यानी कि आपको पता लग गया कि मोनोमर क्या होती है। देखो, ऐसी छोटी से छोटी इकाइयां जिनके आपस में मिलने से एक बड़े अणु का निर्माण होता है, तो वो छोटी इकाइयां क्या कहलाती हैं? एकलक। पॉलीमर क्या है? एक ऐसा बड़ा अणु जिसका निर्माण छोटी छोटी एकलक इकाइयों के मिलने से होता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। तो ये आपको बात क्लियर होगी पॉलीमर जो होती है वर्डिंग आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, इनका नाम जो है वृहद अणु, इन्हें बड़े अणु या वृहद अणु भी बोला जाता है। वृहद अणु भी बोला जाता है, यानी कि बड़े अणु। इनका आणविक भार, क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछ लेता है कि इनका आणविक भार, आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो आप बोलोगे 10,000 यू एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, परमाणविक द्रव्यमान इकाई के रूप में जाना जाता है। उसके बाद पॉलीमर अपने बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, कि ये क्लासिफिकेशन इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अपने 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ये स्रोत के आधार पर क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन स्रोत के आधार पर क्लासिफिकेशन से आते हैं, लेकिन इसके डिवाइडेशन के बहुत सारे तरीके जो बड़ी क्लासों में अपने पढ़ते हैं। अगर जनरली अपने बात करें तो 3 तरीके के होते हैं। पहले जो होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड अपने बात करेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, लेकिन कौन से? अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरी अपनी बात करेंगे इसके अंदर संश्लेषित बहुलक, जो पूर्णतः संश्लेषित बहुलकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। मैं आपको सारा आइडिया आज देने वाला हूं, ध्यान रखना पूरी तरह से। प्राकृतिक बहुलक के अंदर अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे बहुलक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, नेचुरल तरीके से प्राप्त होने वाले जो पॉलीमर होते हैं उन्हें अपने प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं एक तो भोजन के जो अवयव होते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, भोजन के अवयव भी जो है एक प्रकार के बहुलक होते हैं। दूसरा सेकंड अपने बात करेंगे यहां रबड़ की, तो रबड़ भी अपने को प्रकृति से प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अपने रेशे की बात करने वाले हैं। यहाँ अर्ध संश्लेषित बहुलक के अंदर वल्कनीकृत रबड़ आती है, वल्कनीकृत रबड़, नाम याद रखना, रबड़ के अंदर वल्कनीकृत रबड़ इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद एक एग्जांपल आ रहा है सेल्यूलोज नाइट्रेट। इसी प्रकार बात करने वाले हैं सेल्यूलोज एसीटेट की बात करने वाले हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक के। उसके बाद संश्लेषित बहुलक में अपने कुछ संश्लेषित रबड़े पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिक्स पढ़ने वाले हैं, और थर्ड नंबर पर अगर अपने बात करें तो रेशे भी संश्लेषित पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक के अंदर अपने पढ़ेंगे, यहां प्लास्टिक के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं जैसे पूर्णतः एक तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। सेकंड अपने पढ़ने वाले हैं थर्मोसेटिंग के अंदर, थर्मोसेटिंग बहुलक थर्मोप्लास्टिक। रबड़ के अंदर अपने एग्जांपल एबीएस रबड़ का पढ़ेंगे, ब्यूना एन का एग्जांपल पढ़ेंगे, ब्यूना
एस का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, एबीएस रबड़ पढ़ने वाले हैं, नियोप्रीन पढ़ने वाले हैं। रेशे के अंदर अपने नायलॉन 6 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसी प्रकार टेरिलीन का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रेशो के अंदर आ जाते हैं, नायलॉन 6, टेरिलीन। रबड़ के अंदर हो गया। प्लास्टिक के अंदर अगर अपने बात करें तो इसके अंदर अपने आगे डिस्कस करेंगे वल्कनीकृत रबड़, सेल्यूलोनाइट्रेट, एसीटेट। भोजन के अवयव में अपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो ये एक आइडिया दे दिया। रबड़, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन की बहुलक होती है, और रेशे जो है जैसे ऊन हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, यानी कि कपास होगी। ओवरव्यू अगर आप देखो एक बार, बहुलक जो होता है वो 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया। प्राकृतिक बहुलक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, प्योरली प्रकृति से प्राप्त, जैसे भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये अपने को सारे के सारे बहुलक माने जाते हैं और ये अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके बाद रबड़ की बात करें, प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो आइसोप्रीन का बहुलक होती है, पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। रेशे, ऊन, जूट, पटसन वगैरह जो भी होते हैं वो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इन्हें कपास भी एक सेल्यूलोज का बहुलक मानी जाती है। कपास किसका बहुलक है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। अर्ध संश्लेषित, देखो संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित क्या है? हो तो प्रकृति से प्राप्त रहे थे, लेकिन अपने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, कुछ नई चीज ऐड कर दी, तो उनका अपने क्या कर दिया, कुछ अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए, उनके अंदर कुछ एडवांटेज करने के लिए अपने उसके अंदर कुछ मिला दिया, तो उससे अर्ध संश्लेषित पॉलीमर तैयार हो गया। संश्लेषित पूर्णतः जो लैब या प्रयोगशाला के अंदर या मानव निर्मित कह सकते हो, ये पूर्णतः संश्लेषित बहुलक होते हैं। इनके अंदर भी रबड़, प्लास्टिक और रेशों की बात करेंगे, और प्रकृति के अंदर भी रबड़, प्लास्टिक, रेशों की बात करते हैं। प्लास्टिक की बात जो होती है वो संश्लेषित बहुलक में आ जाती है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब मैं प्राकृतिक बहुलक में भोजन के अवयव की कुछ बात कर रहा हूं, थोड़ी बहुत डिस्कस करूंगा आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने भोजन के अवयव। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप क्या खाते हो? देखो, आप स्टार्च खाते हो, तो मैं यहां स्टार्च लिख देता हूं, स्टार्च हो गया। आप सुक्रोज खा रहे हो, सुक्रोज ले रहे हो, लैक्टोज ले रहे हो, ठीक है, या आप स्टार्च की बात याद रखते हैं, स्टार्च जैसे गेहूं, चावल, जई, मक्का, जौ से मिलता है आपको। तो स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च एक ग्लूकोज का बहुलक है। तो क्लियर हो गया, ग्लूकोज क्या है? यहां मोनोमर है, जबकि स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। तो क्लियर हो गया होगा, स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? सेल्यूलोज भी एक प्राकृतिक बहुलक है। किसका? ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। तो क्लियर हो गया, ग्लूकोज के बहुलक स्टार्च और सेल्यूलोज हो गया। और भोजन क्या है? वसा की अगर बात करें, वसा, वसा 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 एक पॉलीमर है, और वसा जो होती है ये वसीय अम्लों से प्राप्त होती है। तो ये वसीय अम्ल का बहुलक है। क्लियर हो गया, वसीय अम्ल की यूनिट जुड़ती है इसके अंदर, तो वसा बन जाती है, फैट। उसके बाद अगर अपने बात करें प्रोटीन की, तो बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छी बात। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों का बहुलक है। किसका बहुलक है? अमीनो अम्लों का। तो अमीनो अम्ल एक पॉलीमर होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल मोनोमर इकाई है, जबकि प्रोटीन पॉलीमर है। तो पता लग गया, अमीनो अम्ल की बहुत सारी यूनिट, 100 से अधिक अमीनो अम्ल अगर जुड़ रहे हैं तो वो एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। जैसे इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, हार्मोन भी कहते हैं, अपने हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो इंसुलिन जो प्रोटीन होता है उसके अंदर 51 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। तो मैंने बता दिया, अगर आपको 51 अमीनो अम्ल का कोई मिल रहा है पॉलीमर, तो वो आपका इंसुलिन प्रोटीन है। अगर 100 से ज्यादा मिल रहे हैं तो अन्य प्रोटीन होते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध का एक प्रोटीन हो गया जिसमें अमीनो अम्ल की इकाइयां जुड़ती हैं। तो ये सारी के सारी बात भोजन के अंदर पूरी तरह से प्राकृतिक है, जो अपने प्रकृति से खा रहे हैं, प्रकृति से ले रहे हैं, एनवायरमेंट प्रकृति से, यानी कि अपनी बात करें पेड़ पौधों से खा रहे हैं। सेकंड बात करते हैं रबड़ की। रबड़ जो होता है ये भी अपने को प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। देखो, तो प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है? आज अपने प्राकृतिक रबड़ की एक अच्छा टॉपिक बात कर रहे हैं यहाँ, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ देखो, हेविया ब्रेसिलियंसिस, हेविया ब्रेसिलियंसिस,
हेविया ब्रेसिलियंसिस एक प्लांट है। इस प्लांट की छाल पर चीरा लगाया जाता है जिससे दूध जैसा लसलसा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे लैटेक्स बोलते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं वापिस, लैटेक्स क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के लिए हेविया ब्रेसिलियंसिस जो प्लांट होता है, इसको किसने बताया था? इसके बारे में हेविया रोबस्टा ने बताया था। एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, हेविया रोबस्टा। तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि हेविया ब्रेसिलियंसिस प्लांट के छाल पर चीरा लगाया जाता है तो दूध जैसा एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे अपने लैटेक्स बोलते हैं। इस लैटेक्स में 60% रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़। क्लियर है? इसके अंदर अपने तनु करते हैं तो इसके अंदर 10 से 20% प्राकृतिक रबड़ रह जाए। देखो 60% रबड़ है, मान लो ये एक आपके पास बर्तन है, 60% इसके अंदर रबड़ का घोल है। अगर मैं इसको तनु कर दूं, तनु का मतलब इसको एक मैं पात्र के अंदर और ले लूं, आधा कर दिया, अब मैं इनके अंदर वाटर मिला दूं तो ये तनु हो जाएगा। बताओ इसके अंदर कितनी रह जाएगी? कम, इसके आधी आधी होगी। तो 60% का तो आधा हो गया। ऐसे करके अपने 20% के लगभग बांट लेते हैं। तो 20% को 20% जो होता है इसके अंदर अपने एसिटिक अम्ल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एसिटिक अम्ल। ये सिरका होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका मिला देते हैं तो ये ठोस पदार्थ के रूप में, ठोस के रूप में स्कंदित हो जाती है और इसे अपने बोलते हैं प्राकृतिक रबड़। इसे अपने बोलते हैं प्राकृतिक रबड़। मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, हेविया ब्रेसिलियंसिस प्लांट की जड़ से प्राप्त होता, हेविया ब्रेसिलियंसिस पौधे के छाल पर चीरा लगाने पर एक दूध जैसा लसलसा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे अपने लैटेक्स बोलते हैं। 60% इसके अंदर रबड़ होती है। इसको अपने डिवाइड करके तनु कर लेते हैं तो परसेंटेज रबड़ का थोड़ा घट जाता है और उसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलाने पर स्कंदित होके एक ठोस रबड़ के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है जिसे प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं। प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो इतनी अच्छी रबड़ नहीं होती। क्लियर? उसका उपयोग किसमें होता है ध्यान रखना। इसके लिए एक मैं ट्रिक दे रहा हूं, प्राकृतिक रबड़ का यूज की एक मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको। जूवर्गो, जूबर्गो, यानी कि अपने कह देते हैं ना यूवर्गो, तो जूबर्गो। जू मतलब जूते बनाने में, बर मतलब बरसाती कोट बनाने में, गो मतलब गोल्फ की स्टिक, गोल्फ स्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है। तो मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक रबड़ के बारे में। अब प्राकृतिक रबड़ का केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं थोड़ी सी। रासायनिक संरचना क्या होती है? तो रासायनिक प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन क्या है? यानी कि प्राकृतिक रबड़ पॉली आइसोप्रीन है, पॉली आइसोप्रीन है। मैंने बोला रबड़ एक बहुलक है, यानी कि पॉली मतलब बहुत सारी इकाइयां किसकी? आइसोप्रीन की। तो आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन का नाम क्या होता है? 2-मेथिल 1,3 ब्यूट डाइईन या ब्यूट 1,3 डाइईन। 2-मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो क्लियर है, 1 2 3 4, 2 पर मेथिल आ रहा है, 2 मेथिल ब्यूट यानी कि 4 कार्बन और 1 और 3 पर डाई यानी कि 2 इन है। तो 2 मेथिल 1,3 ब्यूट डाइईन ये एक आइसोप्रीन है। जैसे 2 मेथिल 1,3 ब्यूट डाइईन को आइसोप्रीन बोलते हैं। अगर मैं इसका बहुलकीकरण कर दूं, अगर मैं इसका क्या कर दूं? बहुलकीकरण, तो यहां लिख सकता हूं बहुलकीकरण। मैं इसका बहुलकीकरण करने जा रहा हूं। तो क्लियर है, इसकी n इकाइयां, ये तरफ बहुत सारी इकाइयां लेंगे अपने, तो ध्यान रखना। इसको बनाने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूं। जहां डबल बंद है वहां सिंगल बंद कर देना, लेकिन चेन के अंदर करना है, यहां नहीं करना। तो जहां डबल है वहां मैं सिंगल कर देता हूं। फिर कार्बन आ गया, CH3 लिखा जाएगा एज इट इज। फिर मैंने बताया डबल बंद कर दूंगा यहां CH, फिर बताओ क्या होगा? सिंगल बंद और फिर CH2। यहां बंद नहीं है वहां भी सिंगल करने हैं मैंने, और इसमें n जो है आगे लाके लगा देना है। इसका नाम हो गया पॉली आइसोप्रीन और ये प्राकृतिक रबड़ है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक, यानी कि पॉली आइसोप्रीन। अगर आपसे पूछे पॉली आइसोप्रीन क्या है तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक रबड़ है। अगर पूछेंगे आइसोप्रीन क्या है तो आप बोलोगे सर इसी से तो प्राकृतिक रबड़ यानी कि पॉली आइसोप्रीन बनती है। तो ये आपके सामने एक था
पॉलीआइसोप्रीन रबड़ के बारे में, ये प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात कर रहे थे। अब अपने रेशे की बात कर लेते हैं। रेशे क्या चीज है? देखो, रेशे, कपास एक सेल्यूलोज का बहुलक है। मैंने बताया आपको कपास क्या है? सेल्यूलोज का बहुलक मानी जाती है। रेशम भी अपने आप में क्या है? रेशे ही होते हैं, रेशम। तो रेशम जो होता है ये प्राकृतिक रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं जो एक बॉम्बिक्स मोराई नामक क्या होता है? रेशम कीट होता है, जिससे प्राप्त होते हैं। इसका बहुत तरीका होता है बनाने का, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आगे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बॉम्बिक्स मोराई कीट से एक प्राप्त होता है जो बहुलक, उसे अपने रेशम बोलते हैं। उसके अलावा अपने अब बात करने वाले हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक के बारे में। अर्ध संश्लेषित क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक की डिस्कस कर ली अपने। अब आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त बहुलक है उनके अंदर कुछ पदार्थ मिला दें अपने, और उनको अच्छा गुण प्रदान करने के लिए ऐसा करें, तो उनसे जो नया बहुलक तैयार होगा वो अर्ध संश्लेषित होगा। जैसे प्राकृतिक रबड़ थी, तो मैंने यहां लिखा प्राकृतिक रबड़, क्या नाम था? पॉलीआइसोप्रीन। लेकिन कमी क्या थी इसकी? इसकी कमियां ये थी कि ये तन्यता कम थी, यानी कि तन्यता यानी कि तनने का सामर्थ्य, खींचने पर टूट जाती थी। फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, मुड़ने वाली फ्लेक्सिबिलिटी, मोड़ते हैं तो भी टूट जाती थी। जल में विलय थी, जल में विलय थी, जल में घोलते थे तो घुल जाती थी। तो ऐसी रबड़ किस काम की? इसलिए अपने इसका अच्छा गुण देने के लिए अपने उस पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबड़ जो प्राप्त हुई थी उसके अंदर अपने क्या किया? सल्फर मिलाकर गर्म किया। सल्फर मिलाकर, सल्फर मिलाकर उसको गर्म कर दिया। तो अगर मैंने सल्फर मिलाई और सल्फर मिलाकर उसको अगर मैंने गर्म किया तो वो किस में बदल गया? एक बहुत अच्छी रबड़ के रूप में आ गया, जिसे अपने वल्कनीकृत रबड़ बोलेंगे। क्या बोलोगे? वल्कनीकृत रबड़। यानी कि वल्कनीकृत रबड़ कैसी रबड़ है? एक अर्ध संश्लेषित रबड़ है। तो प्राकृतिक रबड़ लेके उसमें सल्फर मिला के गर्म कर दो तो वल्कनीकृत रबड़ आ जाएगी। वल्कनीकृत रबड़ में अच्छा गुण आ गया। क्या आ गया? तन्यता बढ़ गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई उसके अंदर, और उसके अंदर जल में अल्प विलय होगी, वो अच्छे गुण आ गए, और बहुत अच्छे पदार्थ बनाने के लिए उसका उपयोग होने लगा। बैटरी केस बनाए जाते हैं वल्कनीकृत रबड़ से, या आप सामान्यतः जो भी अपने दैनिक जीवन के अंदर उपयोगी वस्तुएं हैं उनका निर्माण जो है वल्कनीकृत रबड़ से किया जाता है। इससे इनका तनन सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, और टायर ट्यूब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगर 5% सल्फर मिलाओगे तो टायर की जो है ट्यूब बनती है। अगर 5% सल्फर मिला दो, अगर आप 5% सल्फर मिलाओगे तो टायर की जो है ट्यूब बनती है, जो अंदर ट्यूब डाली जाती है जिसके अंदर हवा भरी होती है। और अगर आप 30% तक अगर आप सल्फर मिला के गर्म कर रहे हो प्राकृतिक रबड़ को, तो आप इससे बैटरी केस भी बना सकते हो। बैटरी केस सुना होगा आपने, जो बैटरियां आती हैं उनकी बॉडी बनती है, पॉलीस्टाइरीन की बनती है और इसकी भी बनती है। तो इसका उपयोग जो है काफी फायदेमंद है। उसके बाद अपने बात करने वाले हैं अर्ध संश्लेषित बहुलकों में रबड़ की बात होगी। एक नाम मैंने लिया था अर्ध संश्लेषित रबड़ में, एक तो आ गया अर्ध संश्लेषित रबड़, अर्ध संश्लेषित रबड़। सेकंड मैंने लिखाया था सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या होता है? सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। कपास सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? एक बहुलक है ग्लूकोज का, मैंने बात की थी। तो सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक है। अगर सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है तो मैं इसके अंदर क्या मिलाऊं? नाइट्रिक एसिड। मैं इसके अंदर नाइट्रिक एसिड मिला दूं, नाइट्रिक अम्ल मिला दूं, तो सेल्यूलोज नाइट्रेट बन जाएगा, वल्कनीकृत हो जाएगा। काम जैसे रबड़ वल्कनीकृत हो रही थी, तो वैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट नया अर्ध संश्लेषित बहुलक हो जाएगा। इसे गन कॉटन भी बोलते हैं। अगर मैं सेल्यूलोज के अंदर एसिटिक अम्ल मिला दूं, क्या मिला दूं? एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका, तो नाम नया निकल के आएगा सेल्यूलोज एसीटेट। ये रेयन होता है, रेयन। एक नया बहुलक प्राप्त हो रहा है अपने को
सेल्यूलोज एसीटेट। रेयन बनाने का एक आसान सा तरीका भी है। आप सेल्यूलोज लेके और उसके कार्बन डाइसल्फाइड के घोल के अंदर डुबो दो। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला लो, फिर आप उसको डुबो दो किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के विलेन में। और फिर कार्बन डाइसल्फाइड के विलेन को क्या करो, आप एक छिद्रित पात्र में से निकाल के और एक सल्फ्यूरिक अम्ल के भरे पात्र में गिराओगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बनेंगे, एक बहुत अच्छे आपको बहुलक प्राप्त हो जाएंगे, उसे अपने रेयन बोलते हैं। ये रेयन बनाने का एक तरीका है। मैं आपको फिर बता देता हूं। रेयन के लिए क्या करना आपने, रेयन अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। आपने सेल्यूलोज लेना है जो प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज को कार्बन डाइसल्फाइड के विलेन में डाल देना है। कार्बन डाइसल्फाइड के विलेन में डालने से पहले NaOH से गुजारना है इसको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। विलेन में डालने के बाद इसके अंदर आपने इसको एक जालीनुमा पात्र में से या झिल्ली में से गुजार के एक ऐसे विलेन के अंदर गुजार देना है जो विलेन किसका बना हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल के पात्र के अंदर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये भी एक प्रकार का केमिकल है, एक अम्ल है। इसके अंदर डालोगे तो यहां आपको जो है वो रेयन प्राप्त हो जाएगा। ये एक बहुलक है, अर्ध संश्लेषित है, क्योंकि सेल्यूलोज के अंदर, सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया, कार्बन डाइसल्फाइड के विलेन में गिराया, उससे जालीनुमा पात्र के अंदर या झिल्ली के अंदर से ट्रांसफर कर दिया, किसके अंदर ट्रांसफर किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर ये किसमें बदल गया, रेयन के अंदर बदल गया। उसके बाद अपने बात करने वाले हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक के बाद संश्लेषित बहुलक के बारे में। पूर्णतः संश्लेषित बहुलक, काफी कुछ आ जाता है संश्लेषित बहुलक के अंदर। संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, ये पूरी तरह से कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम यानी कि प्रयोगशाला के अंदर तैयार होते हैं। इसके अंदर भी अपने किसकी बात करेंगे, रबड़ की बात करेंगे। इसके अंदर अपने प्लास्टिक्स की बात करेंगे और इसी के अंदर अपने रेशों की भी बात करेंगे। सबसे पहले रबड़ की बात करेंगे। रबड़ के अंदर कौन कौन सी रबड़ याद रखनी है आपको, ABS रबड़, ब्यूना N रबड़, ब्यूना S रबड़, नियोप्रीन रबड़। क्लियर हो रहा है। ब्यूना N क्या है, नाम से पता लग रहा है ये रबड़ पूर्णतः संश्लेषित है। ब्यूटाडाइइन प्लस N मतलब नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, तो मिला देते हैं दोनों को। ब्यूटाडाइइन का पूरा नाम है ब्यूट 1,3-डाइइन, ठीक है, ब्यूट 1,3-डाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल को मिला दो दोनों को। इनकी N इकाइयां यानी कि बहुत सारी इकाइयां ब्यूटाडाइइन की, बहुत सारी इकाइयां नाइट्राइल की। देखो 10th क्लास का चैप्टर है या 10th क्लास के लेवल की बात है, LDC एग्जाम की बात कर ले, NTPC रेलवे, फॉर्मूला दोनों का नहीं पूछने वाला, वो आपसे पूछेगा भी किस किस का बहुलक है। तो ब्यूटाडाइइन का बहुलक है और एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है, यानी कि दोनों इकाइयों को, दोनों की काफी सारी यौगिक लेके N इकाइयां इसकी, N इकाइयां इसकी लेके अगर आप मिलाओगे तो ब्यूना N रबड़ प्राप्त होगी। इसे नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं। इसका एक नाम हो रहा है NBr रबड़। देखो NBr का मतलब नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, तो NBr रबड़ भी इसका नाम है, अपने ले सकते हैं। ऑयल सील, गैसकेट या संग्रहण टैंक के अंदर अस्तर लगते हैं। संग्रहण टैंक जो होते हैं ऑयल के, उनके अस्तर लगते हैं अंदर इस रबड़ के, ठीक है। ऑयल सील, ऑयल निकलने से रोकने के लिए सील लगाई जाती है इसकी बना करके, ऑयल सील बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। गैसकेट भी बनते हैं, गैसकेट भी आप, एक गैसकेट मतलब पार्ट लगते हैं,
गैस्केट मतलब पार्ट, यानी कि रोकने के लिए ये एक लगा देते हैं रबड़ बना के उसके अंदर, ताकि लीकेज वगैरह ना हो, गैस्केट बोल देते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें स्टाइरीन ब्यूटाडाइनिन, यानी कि ब्यूना एस, तो ब्यूना एस में देखो ब्यूटाडाइइन भी आएगी, सेम ब्यूट 13 डाइन की एन इकाइयां, एन इकाइयां किसकी, अब की बार एक्रिलोनाइट्राइल की नहीं है, ध्यान रखना, अब की बार एन इकाइयां हैं स्टायरीन की। स्टायरीन के बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा आगे अभी। तो ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन दोनों की एन एन इकाइयां लाके मिला दो, बहुलकीकरण कर दो इनका, तो इनका बहुलकीकरण करने पर अपने को नई रबड़ प्राप्त हो जाएगी ब्यूना एस। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और एस मतलब स्टायरीन, या फिर एसबीआर भी बोलते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़, इसको एनबीआर भी बोलते हैं, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। तो ये दोनों रबड़ है, इनका उपयोग क्या है, इसके टायर भी बनते हैं और जूते भी बनाए जाते हैं। जूता यानी कि झूठा है ये रबड़, तो इसका जूते और टायर दोनों बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें अपने एबीएस रबड़ की, तो नाम से पता लग रहा है, ए मतलब एक्रिलोनाइट्राइल प्लस बी मतलब ब्यूटाडाइइन नाम है, एन इकाइयां इसकी, एन इसकी और एन ही किसकी, एस मतलब स्टायरीन, तीनों को मिला दो। एन इकाइयां मतलब बहुत सारी इकाइयां ले लो किसकी, एक्रिलोनाइट्राइल की, बहुत सारी इकाइयां ले लो ब्यूटाडाइन की, और बहुत सारी इकाइयां ले लो स्टायरीन की, तो बन जाएगा एबीएस रबड़, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबड़, एबीएस रबड़। मोटर कार की बॉडी बनती है, मोटर कार की बॉडी बनाने में बॉडी बनती है, जैसे वाहनों के जो होते हैं ना बम्पर वगैरह, वो इसी के बनाए जाते हैं एबीएस रबड़ के। तो मोटर कारों की बॉडी बनाने में इसका उपयोग होता है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये पूरी तरह से संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन की बहुलक, अगर कोई पूछे तो आपसे आप बोल देना नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होती है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो 1,3 ब्यूटाडाइन तो यू बना लेनी है आपने, 1,3 ब्यूटाडाइन तो इस प्रकार से बन जाएगी, 2 क्लोरो का मतलब यहां क्लोरो करना है, तो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इनका बहुलकीकरण हो जाएगा, डबल की जगह सिंगल बन, सिंगल की जगह डबल आ जाएंगे। तो आपसे पूछेगा नहीं, इतना ध्यान रखना, आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछने वाला हूँ, आपसे प्रकार उसके पूछेगा या उपयोग पूछ लेगा। नियोप्रीन रबड़ का ये प्रिंटिंग रोलर बनाने में उपयोग होता है नियोप्रीन का। नियोप्रीन रबड़ जो होती है वो प्रिंटिंग रोलर बनाने में उपयोग होता है। रेशे, रेशे पूर्णतः से संश्लेषित जो होते हैं, देखो नायलॉन 66 और टेरिलिन, नायलॉन 66 और टेरिलिन। नायलॉन 66 क्या है, नायलॉन 66 नाम से पता लग रहा है, देखो हेक्सामेथिल डायमीन और एडीपी कमल से बनता है। इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। हेक्सामेथिल डायमीन का नाम है हेक्सामेथिल, यानी कि 6 मैथिल, और दोनों में लगेंगे एमीन ही इधर है और एमीन ही इधर। तो हेक्सामेथिल डायमीन फॉर्मूला है हेक्सामेथिल डायमीन, इसकी एन इकाइयां, और उसके बाद एडीपी कमल, एडीपी कमल की भी 6 इकाइयां। एडीपी कमल का नाम है CH2CH2 CH2CH2। देखो 4 कार्बन और 2 COH समूह लगा देना, तो कितने हो गए, देखो 4 और 2 6 कार्बन इधर है और 6 कार्बन टोटल इधर है, तो नायलॉन 66 बनेगा। करना क्या है, COH समूह जो है अमल का, उसमें से OH और इसमें से H बार निकाल देना है। क्लियर है, तो क्या बना, देखो यहां से लग जाओ, इसका मतलब इधर से भी क्या निकलेगा OH और इधर से क्या निकलेगा H, तो NH। क्लियर है, CH2 कितनी इकाइयां है, CH2 6 इकाइयां, फिर NH, फिर क्या है CO, इससे जुड़ जाएगा, एमाइड बंध बोलते हैं इसको। कौन सा बंध बोलते हैं, एमाइड बंध। उसके बाद CH2 कितने बार आ गया, 4 बार, और COO या CO है ओनली CO, और इसके आगे मैं एन लगा देता हूं, यानी कि ये हो गया एक प्रकार का आपका नायलॉन 66, ये नायलॉन 66 का नाम हो गया।
एमाइड बंद हो गया, यानी कि पॉलीमाइड हो गया, एन लगते ही पॉलीमाइड बंद हो गया। तो पॉलीमाइड बंद किस में पाया जाता है? नायलॉन 6 के अंदर पॉलीमाइड बंद पाया जाता है। तो पॉलीमाइड बंद जो होता है वो नायलॉन 6 के अंदर पाया जाता है। ये नायलॉन 6 का एग्जांपल हो गया। इसका उपयोग किससे? टायर बनते हैं बड़े तगड़े तगड़े नायलॉन 6 के, नायलॉन टायर बनाने में उपयोग होता है। उसके बाद एक टेरिलीन की बात करते हैं। टेरिलीन नाम से पता लग रहा है, टेर मतलब टरथैलिकमल, लीन मतलब एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। तो टरथैलिकमल कैसे है? नाम देखो, टरथैलिकमल का मतलब एक रिंग लेके आपने COOH मूलगण है, इधर भी COOH मूलगण है। ये टरथैलिकमल और एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2 CH2OH और OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। इसका OH और इसका H बाहर निकलेगा, इसकी भी N इकाइयां और इसकी भी N इकाइयां ले लो। इधर से OH जा रहा है, इधर से H जा रहा है, अब इधर से भी OH और उसका H जाएगा, इनको जोड़ो तो क्या बनेगा? देखो CO, फिर रिंग आ जाएगी, फिर COO, तो ये एस्टर बंद होता है, ठीक है। उसके बाद CH2 फिर OH में से क्या जा रहा है? H, क्योंकि निकलते जाएंगे ना आगे आगे। तो ये जो हम पॉलीएस्टर बंद बन रहा है ना, लगते ही क्या हो गया? पॉलीएस्टर। और पॉलीएस्टर क्या है? टेरिलीन है, इसके कपड़े बनाए जाते हैं टेरिलीन के, टेरिकाट बोलते हैं अपने टेरिलीन के कपड़े। तो ये रेशे थे आपके सामने, क्लियर हो गए। अब अपने बात करने वाले हैं रेशों के बाद रबड़ प्लास्टिक, रेशे के बाद प्लास्टिक की बात रह चुकी है। तो संश्लेषित के अंदर प्लास्टिक की बात करने वाले हैं। प्लास्टिक ये दो प्रकार से डिवाइड कर लो, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक यानी कि ताप सुनम्य। ताप सुनम्य का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर देने पर अगर अपने किसी भी बहुलक को बना लिया, मान लो प्लास्टिक बना ली, अगर अपने इसको गर्म करें, अगर अपने इसको गर्म करें तो इच्छित आकृति में ढाल सकते हैं उसको। इसका मतलब वो थर्मोप्लास्टिक का है। पुनः गर्म कर लें, फिर उसको बना लें, फिर गर्म कर लें, फिर निश्चित आकृति में ढाल लें, तो वो क्या होती है? यानी कि ताप देने पर जो नरम हो जाती है और ताप से गर्म करने पर उसको नरम करके इच्छित आकृति में पुनः डाला जा सकता है, बार बार बनाया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक है। आपने देखा होगा, अगर प्लास्टिक या पॉलीथीन की बात करें अगर प्लास्टिक में, तो आप उसकी गेंद बना लो, चाहे उसकी छड़ बना लो, चाहे उसका सर्कल बना लो, क्योंकि वो कैसी होती है? ताप सुनम्य होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एथिलीन की, पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन किसकी बनती है? एकलक इकाई एथीन। एथीन की बहुत सारी इकाइयां, ये नाम किसका हो गया? एथीन का। एथीन की बहुत सारी इकाइयां हैं। आप इनका बहुलकीकरण करवाओ तो पॉलीथीन बनेगी। देखो नाम आगे जुड़ गया, पॉलीथीन। इसकी बोतल बनती है, आपको मैंने बताया पानी की बोतलें बनाने में उपयोग होता है, थैलियां बनती हैं। करना क्या? डबल बंद की जगह सिंगल बंद करोगे आप, और जहां सिंगल बंद, जहां कुछ भी नहीं है वहां सिंगल बंद लगाओगे, एन आगे ले आओगे, तो पॉलीथीन बन गई। पीवीसी यानी कि वीसी, वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वाइनिल क्लोराइड है। अगर अपने इसका बहुलकीकरण करें, बहुलकीकरण वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण करते हैं n इकाइयां लेके, तो डबल बंद की जगह सिंगल बंद CH2, सिंगल बंद CHCl, डबल बंद की जगह सिंगल बंद, जहां नहीं है वहां बंद लगाए, इसको नहीं छेड़ना, कार्बन चेन के अंदर है, और n आगे कर दो, ये हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि VC। पीवीसी, पीवीसी की पाइप्स बनती हैं, याद होगा आपको, पानी की पाइप बनाई जाती है। तो वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल, इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड क्या होता है? दो कार्बन और एक डबल बंद आ जाए वाइनिल, और इसके साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है, ये वाइनिल ग्रुप था, ये क्लोराइड जुड़ गया। अब आता है पॉलीथीन, वाइनिल क्लोराइड के बाद स्टाइरीन। यहां भी डबल बंद कार्बन लिख के यहां C6H5 कर देना n इकाइयां, ये है स्टाइरीन। बहुलकीकरण करवाओ तो पॉलीस्टाइरीन कैसे करोगे? मैंने बताया, सिंगल बंद कर दो, साइडों में सिंगल बंद, और ये सेम एज इट इज C6H5, पॉलीस्टाइरीन।
स्टायरीन। डबल बंद की जगह सिंगल किया, साइडों में सिंगल बंद लगा दिए, एन आगे ले आए, C6H5 पॉलीस्टाइरीन। फ्रिज होती है ना, फ्रिज के कैबिनेट बनते हैं अंदर से, टीवी के भी कैबिनेट पॉलीस्टाइरीन के बनाए जाते हैं, टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में, एलईडी के कैबिनेट बनाने में भी इसका उपयोग होता है, पॉलीस्टाइरीन। ये आपके सामने इसके अलावा अपने बात करें वाइनिल साइनाइड, वाइनिल साइनाइड, वाइनिल साइनाइड या इसी को बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। अभी पीछे बात करके आए हैं एक्रिलोनाइट्राइल, रबड़ में भी होता है संश्लेषित में। एक्रिलो क्यों बोलते हैं? देखो 3 कार्बन और डबल बंद हो तो एक्रिल बोला जाता है, और एन को बोलते हैं नाइट्राइल, तो एक्रिलोनाइट्राइल। वाइनिल 2 कार्बन को और डबल बंद को वाइनिल बोलते हैं, तो इसको साइनाइड बोलोगे। 3 कार्बन लेके बोलोगे तो एक्रिलो बोल के नाइट्राइल बोलते हैं। बहुलकीकरण करवा देना एन लगा के, डबल बंद की जगह सिंगल बंद आ जाएंगे और ये एन लग जाएगा, तो ये बन गया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम हो गया? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या पान, पान बोलते हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को अपने क्या बोलेंगे? पान बोलेंगे, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये आपके सामने जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक की बात होगी इसके सामने। अब थर्मोसेटिंग की बात अपने करेंगे। थर्मोसेटिंग की, थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? जिनको आप ताप एक बार इच्छित आकृति बना सकते हैं, उनको बार बार नहीं बना सकते। यानी कि गर्म करने पर आप उसका कुछ भी नहीं बना सकते, एक बार ही आकृति बन सकती है, बार बार उनको निश्चित आकृतियों में नहीं बदला जा सकता, तो बोलते हैं थर्मोसेटिंग। इन्हें बोलते हैं ताप दृढ़ यौगिक या बहुलक। इसके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, नाम लिखूंगा मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, सारे रेजिन होते ज्यादातर, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने बात करें बेकेलाइट, ये किस किस का बहुलक है बेकेलाइट? ये फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का है, रेजिन है। फिनोल को स्ट्रक्चर आपको आती है, फॉर्मेल्डिहाइड का भी फॉर्मूला आपको पता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है ये। बेकेलाइट, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये होता है टेट्राफ्लोरोएथीन। CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसे बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका बहुलकीकरण करवाओ एन लगा के, सिंगल बंद कर दो, साइडों में कर दो, एन आगे आ जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। इसे PTFE भी बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में उपयोगी है, न चिपकने वाले बर्तन, चाय वगैरह चिपकती नहीं इसके अंदर, टेफ्लॉन बोलते हैं इसको। ये रेजिन हो गया आपके सामने। पान को, जो पान मैंने बताया था पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पान, या उसे ऑर्लॉन भी बोलते हैं, ऑर्लॉन, या एक्रिलीन भी बोलते हैं, एक्रिलीन, एक्रिलीन सॉरी, एक्रोलीन नहीं, एक्रोलीन तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, एक्रिलीन बोला जाता है इसे। तो ये आपके सामने हो गए बहुलक के बारे में, प्राकृतिक संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित बहुलक के बारे में बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।